हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं प्रशांत गुले एविएशन सीकर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं और स्वागत है आपका डे 11 ऑफ 30 डेज एविएशन नॉलेज सीरीज में। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि आज का जो एपिसोड है 11 नंबर का एपिसोड है। आज के पहले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा ये रैंप ऑफिसर क्या होता है, सिक्योरिटी ऑफिसर क्या होता है, कस्टमर सर्विस वाला क्या काम करता है। आज वाले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कार्गो ऑफिसर के बारे में। कार्गो ऑफिसर कैसे बनना है या फिर कैसे बन सकते हैं, उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट है, सैलरी कितने रहेगी, काम कितना रहेगा, फ्यूचर में क्या ग्रोथ रहेंगी, ये सारे टॉपिक पे हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और फुल इंफॉर्मेशन लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है गाइज, ये चैनल सब्सक्राइब कर देना और बाजू वाला बेल आइकन भी दबा देना ताकि जो आने वाली इंफॉर्मेशन है, आने वाली वीडियोज है, आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। ठीक है, तो जो वीडियो है ना गाइज, एक कार्गो ऑफिसर समझने से पहले आपको कार्गो क्या है ये समझना चाहिए कि कार्गो क्या होता है। अगर एविएशन की जो डेफिनेशन है प्रॉपर, एनी प्रॉपर्टी कैरिड ऑन एयरक्राफ्ट अदर देन बैगेज, स्टोर, मिसहैंडल बैगेज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा है। लेकिन इस छोड़ दो, ये मत ऐसा कुछ सोचो तुम। कार्गो मीन्स क्या, अगर अपनी लैंग्वेज में कार्गो मीन्स एनी माल। अगर मान लो प्रशांत, अभी मैं यहाँ पे रहता हूँ मुंबई में, अगर मुझे घर चेंज करना है, अगर मेरा शिफ्टिंग होगा बैंगलोर में होगा, शायद दिल्ली में होगा, ट्रांसफर होगा, तो जो मैं ट्रांसफर है, मेरा सामान मुझे यहाँ से उधर मिलेगा, मैं भेजूंगा, उसको क्या बोलेंगे, माल। चाहे तो आप अगर आप खेती कर रहे हो, खेती से भी आपका जो माल है, फसल आएगी, फसल आप कहीं पे भेजोगे, वो माल ही हो गया ना। तो एनी प्रॉपर्टी जो आप भेज सकते हो फ्लाइट से, तो ये माल आप फ्लाइट से भी भेज सकते हो। ओके, उसके बाद बाय रोड भी भेज सकते हो। इसके बाद जहाज, जो बड़ी बड़ी शिप्स रहते हैं, उसमें भी भेज सकते हो। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बस एयरलाइन के बारे में। एयरलाइन में जो कार्गो सिक्योरिटी ऑफिसर रहता है, तो वो क्या काम करता है एक्चुअल में। ठीक है, तो वो क्या काम करता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये वीडियो पूरा देख लीजिए। तो जो कार्गो ऑफिसर की, सबसे पहले अगर आपको कार्गो ऑफिसर बनना है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है, वो क्या है। अगर मुझे कार्गो ऑफिसर को एयरलाइन में बनना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि भाई कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट। सेकंड है एज शुड बी 18 to 27। ओके, थर्ड नो विजिबल टैटूज, ओके, नो ब्रेसेस। उसके बाद नो व्हाट वी से कोई क्रिमिनल केस उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद कि भाई जो अपने कैंडिडेट है उसके ऊपर बॉडी के ऊपर कोई भी टैटू वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आई गाइस कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट, चाहे वो बीएससी करके रखी हो उसने ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद बीकॉम करके रखी हो या फिर बीएससी करके रखी हो, एनी ग्रेजुएट 12+3 ईयर, कोई भी ग्रेजुएशन वाला बंदा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है जिसकी उम्र 18 से 27 तक है। समझ में आई बात। ओके, कुछ एयरलाइंस हो गया, कुछ ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज हो गया, ये 12वीं के बेस पे भी हायर करते हैं। इसलिए बस आप ऐसा मत समझ लो कि भाई मैं ग्रेजुएट नहीं हूं तो मैं कार्गो ऑफिसर नहीं बन सकता। लेकिन कुछ एयरलाइंस ऐसे है जो 12वीं बेस पे भी कार्गो ऑफिसर हायर करते हैं, जैसे कि अकासा हो गया, उसके बाद अपना स्टार एयर हो गया, ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज हो गया जैसे बीएफएस वगैरह वगैरह। ये बहुत सारी कंपनीज जो 12वीं बेस पे भी कुछ पोस्ट पे हायर करते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि भाई एक कंपनी कार्गो ऑफिसर के लिए 12वीं बेस पे हायर करती है क्या नहीं। समझ में आया। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ए है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, ये जो कंपनीज है जैसे कि एयरलाइन है, इंडिगो है, एयर इंडिया का, उसके बाद स्पाइसजेट, ये लोग क्या करते हैं, उनके वेबसाइट पे या फिर उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे या फिर उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे वो डालते रहते हैं वी आर हायरिंग। तो उसमें लिखा रहता है कार्गो ऑफिसर, रैम, सिक्योरिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिखा रहता है ना। तो उसमें आपको अप्लाई कर देना है कि भाई कार्गो ऑफिसर आप जाओ। और कार्गो ऑफिसर के पास कोई जाता ही नहीं गाइस, लोगों को पता ही नहीं रहता। सब लोग क्या करते हैं, कस्टमर सर्विस, सिक्योरिटी को तो ज्यादा लोग प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू कस्टमर सर्विस। मैक्सिमम कस्टमर सर्विस में वही लोग जाते हैं जिनको ज्यादा भागदौड़ नहीं करने के पसंद है, बस एक जगह पे काम करेंगे, ऐसे लोग कस्टमर सर्विस में जाते हैं। लेकिन सिक्योरिटी में आप जाओगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा ये क्या बोलते हैं उसे ग्रोथ
सबसे ज्यादा सिक्योरिटी में ही मिलेगी, ये बात आप समझ लो। ठीक है, उसके बाद की जो हायरिंग प्रोसेस है वो कैसे होगा, उन्होंने अप्लाई कर दिया, उन्होंने पब्लिश कर दिया कि वी आर हायरिंग, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसमें जाके अप्लाई कर देना। जब वो उनका आप शॉर्टलिस्ट हो गए, आपको बस रिज्यूम चाहिए, आप उनकी वेबसाइट पे डाल दो। जब उन्होंने बोला है कि रजिस्ट्रेशन कर दो करके, जब उनका कॉल आएगा या फिर वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, वॉक इन इंटरव्यू में आप वहाँ पे जा सकते हो। आप नॉर्मल आपसे सवाल जवाब करेंगे, एज अ फ्रेशर आप अगर रहोगे तो उससे नॉर्मल सवाल जवाब हो गए। तो अगर उनको लगा कि कैंडिडेट इज अ परफेक्ट, के कैंडिडेट इज अ परफेक्ट, के सो वो आपका सिलेक्शन कर लेंगे। और जो आपका ट्रेनिंग रहेगा, जो आपका उसके बाद स्किल्स जो आपको कार्गो में चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो आपको उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। ये बात समझ आए? ऐसी हायरिंग होती है गाइस, ऐसी ही हायरिंग होती है। अगर कोई भी एयरलाइन में नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, कार्गो ऑफिसर है, नॉन टेक्निकल पोस्ट, तो नॉर्मल छोटा सा इंटरव्यू होगा। वो इंटरव्यू अगर आपको पास होना है तो आपको मेरे पास क्लास करना पड़ेगा। पूरे इंडिया में या पूरे महाराष्ट्र में मेरी एक ऐसी एकेडमी है जो आपको 5,000 में एविएशन के बारे में फुल नॉलेज देती है। आपको वहाँ पे मतलब कंप्लीट आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। समझ में आया? आप अप्लाई कर सकते हो। मैं फास्ट ट्रैक बैच भी प्रोवाइड करता हूँ जिसमें 600 रुपीज में आपको 7 डेज पढ़ाया जाता है। आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मल मेरे से स्किल लेके आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू आराम से पास हो सकते हो। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू हो गया, उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आपको कार्गो ऑफिसर करके सिलेक्शन होना है तो, या फिर सिलेक्ट होना है तो। पहली बात 10वीं 12वीं का मार्क में आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट के तीनों ईयर के जितने सेमेस्टर आपके हुए हैं तो पूरे सर्टिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए। पूरे सर्टिफिकेट अगर आपके एक फर्स्ट ईयर 2 सेमेस्टर में कंप्लीट हुआ तो दोनों सेमेस्टर के आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ओके, अगर आपका ग्रेजुएशन सिंगल ईयर मतलब पूरे 1 साल में एक ही एग्जाम हुआ तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपके पास होना चाहिए कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट। भाई सच में मैं ग्रेजुएट हूँ, सच में। कोई भी ग्रेजुएट रहने दो, बीए रहने दो या फिर इंजीनियर रहने दो। समझ में आया? आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट होगा। अगर आप कहीं कंपनी में काम कर रहे हो एविएशन के बाहर, एविएशन के बाहर आप काम कर रहे हो, मानो अगर आप कोई आईटी कंपनी में काम कर रहे हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में या फिर कोई नॉर्मल कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो वहां पे आप काम कर रहे हो जहां आपका पीएफ डिडक्ट होता था, तो वो कंपनी से आपको एक एक्सपीरियंस लेटर लगेगा। उसके बाद आपका रिलीविंग लेटर लगेगा। ओके, ये होगा। अगर आप फ्रेशर हो तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी गाइज। उसके बाद पासपोर्ट कोई एयरलाइंस में मैंडेटरी होता है, कुछ एयरलाइन में मैंडेटरी नहीं है। तो पासपोर्ट होगा नहीं होगा ये डिपेंड्स करता है वो कंपनी पे। लेकिन मेरा एक सजेशन रहेगा आपको कि भाई पासपोर्ट बना लो। क्या पता आप पहले ही जाके मस्त पे कि फेडेक्स में लग गए होते हो, फेडेक्स में लग गए तो भाई पासपोर्ट ही नहीं तो कैसा? अगर आपका ट्रेनिंग होगा यूएसए में तो कैसे जाओगे आप बताओ? मेम्फिस, पता चले मेम्फिस में आपका ट्रेनिंग है और आपके बंदे के पास पासपोर्ट ही नहीं है। तो पासपोर्ट बना लो। पासपोर्ट बनाने के लिए कुछ नहीं ज्यादा 1500 के आसपास खर्चा आ जाएगा। उसको पुलिस वाले को 100-200 देके, मतलब सब पुलिस वाले नहीं लेते लेकिन बहुत ऐसे पुलिस वाले हैं जो बिना पैसे लिए काम ही नहीं करते। तो आप 100-200 उसका खर्चा पकड़ के मानो 2000 में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक बना लो, क्या बोल सकते हो उसको, पासपोर्ट बना लो। उसके बाद पासपोर्ट चाहिए, उसके बाद आधार कार्ड चाहिए, उसके बाद पैन कार्ड चाहिए और आपके कुछ फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोज आपको वहां पे लगेंगे। ठीक है, और जितने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, जितने आपके पास सर्टिफिकेट है या फिर जितने डॉक्यूमेंट है, उसके 4-4 सेट आप बना के लेके जाना, ताकि कोई भी मतलब आपका जब इंटरव्यू रहेगा तो आपको ज्यादा भगदौड़ ना करना पड़े। ठीक है, हो गया डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होगा तो नॉर्मल कोई कोई एयरलाइंस मेडिकल प्रोसेस भी करवाती है। मेडिकल प्रोसेस कैसा होगा? आपका कान होगा, नाक होगा, आंख होगा या फिर चेस्ट होगा, ये सारा चेकअप करवाती है। अगर आप उसमें मेडिकली फिट हो तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस होने में मिनिमम 7 से 8 दिन लग जाते हैं। अगर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया उस दिन वॉक इन इंटरव्यू में, या फिर अगर मानो वर्चुअल इंटरव्यू है आपका सिलेक्शन हो गया तो आप मतलब पता चल आप ये पकड़ के चलना कि भाई 7-8 दिन लगेंगे, 7-8 दिन के अंदर मेरा
ये सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेडिकल प्रोसेस, हमने देखा कार्गो क्या होता है, रिक्वायरमेंट क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद सिलेक्शन कैसा होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, उसके बाद मेडिकल कैसे होता है, ये सारा देख लिया। तो सबसे हार्ड क्वेश्चन यही है आपको, अब मुझे पता है कि आपको कौन सा वीडियो देखना, मतलब वीडियो में मतलब क्या देखना है कि भाई कार्गो ऑफिसर क्या काम क्या करता है, बराबर ना। मैं भी वही, मतलब मैं भी अगर कोई ऐसा वीडियो देखता था ना, तो मैं भी वही, भाई मुद्दे की बात कर, फालतू बात मत कर, ऐसी था ना। पता सबका ऐसा ही सिनेरियो रहता भाई, कोई अलग नहीं रहता, मैं भी वैसा ही था। ठीक है, तो बात करते हैं, अगर आप कार्गो ऑफिसर बनते हैं तो आपको एक्चुअल में क्या काम करना पड़ेगा। कि एक्चुअल में क्या काम करना पड़ेगा, अगर आप कोई एयरलाइन में, मानो अगर मेरी एक एयरलाइन है प्रशांत एयरलाइन, एविएशन सीकर्स एयरलाइन, तो एविएशन सीकर्स एयरलाइन में अगर आप कार्गो ऑफिसर बनते हो तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो कार्गो ऑफिसर है गाइस, वो वाइज वो मतलब क्या बोल सकते हो उसको, बहुत ऐसा मतलब उसका जो काम रहता है बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक रहता है, और क्या बोल सकते हो उसको, वास्ट रहता है। ठीक है, नॉर्मल तो हम लोग ऐसे 5-6 काम है उसके, और उसको बहुत सारा मतलब अगर फ्लाइट आ रहा है कार्गो नहीं है तो समझ लो कि भाई बंदे को काम करना है ऑन टाइम, ओटीपी ऑन टाइम परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए उसको पूरे एसओपी फॉलो करने पड़ते हैं, और उसके बाद सारा पायलटिंग वगैरह सारा काम उसको टाइम बॉन्डिंग में कंप्लीट करना पड़ता है। इसलिए ये भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है जो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कार्गो ऑफिसर का काम क्या रहता है, सुपरवाइजिंग कार्गो ऑपरेशंस, कार्गो ऑपरेशन सुपरवाइजर वाइज करना। मानो अगर प्रशांत मैं हूं, अगर मुझे मेरा सामान मुंबई से दिल्ली भेजना है फ्लाइट से, तो कार्गो एक्सेप्ट करना, वो कार्गो मेरे से एक्सेप्ट करना, मेरे से किया, अगर नहीं किया तो जो एजेंट रहेगा, मैं जो एजेंट के पास मेरा कार्गो भेजूंगा, जो एजेंट से कार्गो एक्सेप्ट करना, वो कार्गो का पैलेटाइजेशन करना, उसके ऊपर ध्यान रखना, उसके ऊपर मतलब ऑपरेशन देखना, लोडिंग कैसे हो रही है, अनलोडिंग कैसे हो रही है, उसके बाद उसकी डिलीवरी प्रॉपर हो रही है कि नहीं, ये सारा काम देखने की जिम्मेदारी किसकी रहती है, कार्गो ऑफिसर की। इसलिए मैंने बोला सुपरवाइजिंग कार्गो ऑपरेशंस, सुपरवाइजिंग कार्गो ऑपरेशन, इसमें कार्गो एक्सेप्ट करना, उसकी लोडिंग देखना, अनलोडिंग देखना, डिलीवरी भी देखना जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एक हो गया पहला काम। दूसरा होगा डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा होगा डॉक्यूमेंटेशन, अगर कोई कार्गो, अगर मैंने प्रशांत मतलब मैं हूं, मैंने कार्गो आपको दिया है, तो कार्गो मतलब वो कार्गो एक्चुअल में जो माल है वो है क्या। मानो ये फ्लाइट है, सपोज ये फ्लाइट है, ठीक है, ये फ्लाइट के अंदर मैं कार्गो भेज रहा हूँ, ये फ्लाइट के अंदर मैं कार्गो भेज रहा हूँ, तो एक्चुअल में है क्या भाई, कंटेंट क्या है, ये तो मुझे पता होना चाहिए ना। तो जो कंटेंट है वो कंटेंट पूरे डॉक्यूमेंट्स पे मेंशन रहता है, उसका मतलब इनवॉइस देखना, पैकिंग लिस्ट बनाना, उसके बाद एयरवे बिल बनाना। एयरवे बिल मतलब जैसा अपना बिल रहता है वैसे वो एयरवे से, मतलब एयरवेज से जा रहा है, एयरवेज से मतलब कितना पैसा लगेगा, कितना किलो है, कितने पैसे लगेंगे, या फिर कस्टम को कितने देने पड़ेंगे, इंटरनेशनल अगर मुझे भेजना है तो कस्टम को कितना पैसे पे करने पड़ेंगे, ये सारी चीजें उसमें आती है। समझ में आया। पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने की जिम्मेदारी किसकी रहती है, कार्गो ऑफिसर की। उसके बाद कस्टम डॉक्यूमेंट्स हो गया, उसके बाद ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि अभी कुछ कुछ अगर सपोज मानो डेड बॉडी अगर मुझे सपोज यहाँ से भेजनी है, मतलब इधर मानो कोई आदमी यहाँ पे मर गया लेकिन वो प्रॉपर का यहाँ का है था नहीं, उसके उसके घर पे भेजनी है, तो उसके अगर वो डोमेस्टिकली भेज रहा है, मतलब इंडिया में भेजना है, तो उसके बहुत ऐसे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मरा हुआ है उसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद पुलिस क्लियरेंस चाहिए पुलिस स्टेशन से, उसके बाद हॉस्पिटल से भी सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद उसके क्या बोलते हैं उसको, एक आईडी प्रूफ भी उसको चाहिए रहता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, तो ये डॉक्यूमेंट चेक करना, डॉक्यूमेंट्स एक इन्वेलप में डालना और वो सिक्योरिटी को देना, इस जिम्मेदारी किसकी रहती है, कार्गो ऑफिसर की। ठीक है, दूसरी बात कंप्लायंस, तो मानो अगर एयरलाइन के कुछ ओन पॉलिसीज है, मानो एयर इंडिया है, जैसे कि एयर इंडिया है या फिर प्रशांत एयरलाइन है, ये मेरी एयरलाइन है प्रशांत एयरलाइन, ये मेरा
ठीक है, ये मुझे पता है भाई, मेरी फ्लाइट है, मेरी फ्लाइट की कैपेसिटी मेरे को पता है। अगर मेरी फ्लाइट बोलती है कि भाई अगर तुम मेरी फ्लाइट में 100 किलो ही कार्गो जाएगा, 100 किलो, तो अगर मानो उसका कार्गो 110 किलो है तो वो 10 किलो नहीं जाएगा, 100 किलो कार्गो ही मैं भेजूंगा। ये मेरे मतलब एक कंपनी की जो एयरलाइंस के हो गया उसके पॉलिसी के हिसाब से रूल्स रेगुलेशन जो है बनाए, जो अपने बीसीएस है, डीजीसी है, रेगुलरिटी अथॉरिटी है, उन्होंने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए वो फॉलो करना, कंप्लायंस करना, किसका काम रहता है? कार्गो ऑफिसर का। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद द शिपर्स होगा, कम्युनिकेशन विद द एजेंट होगा जो कार्गो हैंडलिंग करते हैं, या फिर जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि अभी इंडिया में हम लोगों ने देखा है, एक वीडियो हमने बनाया कि ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज इन इंडिया, तो वीडियो आप पूरा देखो, उसमें क्या मतलब कौन कौन सी कंपनी आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है तो उनसे कम्युनिकेशन करने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? कार्गो ऑफिसर की रहती है। उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना, और जो अगर कहीं पे सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है तो आओ इसको सिक्योरिटी ऑफिसर को इन्फॉर्म करना, ये जिम्मेदारी किसकी रहती है? ये भी कार्गो ऑफिसर की ही रहती है। उसके बाद ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट, मानो अगर मैंने कार्गो भेजा है, मैंने 100 किलो कार्गो भेजा है, 100 किलो तो बहुत मिनिमम होगा, बहुत मतलब आप बोल पता मतलब सोच नहीं सकते कि एक फ्लाइट में कितना कितने टन कार्गो जाता है। ठीक है, से बहुत सी कार्गो एक फ्लाइट में जाता है। अगर ये बोइंग 747 का मॉडल है तो इसमें 40 टन 40 टन कार्गो आराम से जाएगा, 40 टन कार्गो आराम से जाएगा। ठीक है, तो बहुत कार्गो जा सकता है आराम से। और कार्गो का जो अगर मैंने कार्गो भेज रहा हूं तो वो पैलेट इक्विपमेंट, ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट, उसमें क्या होगा? पैलेट हो गया, ट्रॉली हो गया, या फिर कंटेनर हो गया, ये प्रॉपरली अवेलेबल है कि नहीं और ये प्रॉपर कंडीशन में है कि नहीं, ये देखने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? कार्गो ऑफिसर की रहती है। अगर नहीं है तो इन्फॉर्म करना, अपने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना और अरेंज करवाना, ये भी कार्गो ऑफिसर की काम रहती है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये भी एक काम है जो एक कार्गो ऑफिसर को करना पड़ता है। कौन सी प्रॉब्लम? अगर मानो मैंने आपको पहले ही बोला है कि भाई सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर जो रहता है एयरलाइन में, भले आप कार्गो ऑफिसर हो, भले आप कस्टमर सर्विस हो, सबको आना किसके पास है? सिक्योरिटी ऑफिसर के पास। ठीक है, मानो ये फ्लाइट है, ये फ्लाइट के अंदर चीटी भी जाएगी तो सिक्योरिटी ऑफिसर के परमिशन के बिना नहीं जाएगी। ठीक है, तो इतना बड़ा कार्गो आप भेजोगे तो किसकी परमिशन लगेगी? सिक्योरिटी ऑफिसर की। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर सिक्योरिटी ऑफिसर के पास आपका कार्गो गया है, अगर सिक्योरिटी ऑफिसर ने बोला कि भाई डॉक्यूमेंट्स बराबर नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करना। ओके, अगर मानो कोई शिपर है, उसने बोला कि भाई मैंने तो 100 टन भेजा था माल, तो उसने तो बस 90 टन 90 टन मुझे माल आया, 10 टन कहाँ पे गया, तो ये भी प्रॉब्लम जो जनरेट हुए हैं वो सॉल्व करने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? कार्गो ऑफिसर की रहती है। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट वाली जिम्मेदारी है कार्गो ऑफिसर की टीम लीडरशिप। अगर कार्गो ऑफिसर एक कार्गो ऑफिसर है तो अगर वो एक ऑपरेशन, पूरे फ्लाइट का ऑपरेशन सुपरवाइज कर रहा है, तो उसके ऑब्वियसली उसके पास लोडर की टीम रहेगी, जो हैंडलिंग एजेंट है उनकी टीम रहेगी। इनको सबसे लीड करना, सबको लीड करना, उनसे काम करवा के लेना, ये जिम्मेदारी भी कार्गो ऑफिसर की रहती है। तो इतने सारे काम है गाइस, एक्चुअल में काम है ये, मतलब मैंने जितना देखा है, मैं जब देख रहा हूँ 2 साल से कि भाई कार्गो ऑफिसर क्या काम करता है, यही काम करता है। अगर आपको कोई बोलता है अदरवाइज तो डॉक्यूमेंट पे अलग रहेगा, लेकिन प्रॉपरली यही काम होता है कार्गो ऑफिसर का। तो ये बात समझ लो। अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछे कि व्हाट इज द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कार्गो ऑफिसर, तो आपको यही आंसर देना है। इसीलिए वीडियो आपको बहुत काम आएगा गाइस। ठीक है, तो बात करते हैं, ये तो काम वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। उसके बाद बंदे को भाई सैलरी कितनी मिलेगी, बराबर ना? बताओ भाई सैलरी कितने लोगे, ऐसे बोलोगे ना? तो जो सैलरी रहेगी गाइज, आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपकी एज कम्पेयर टू सिक्योरिटी ऑफिसर, एज कम्पेयर टू कस्टमर सर्विस वाले सारों की थोड़ी सी उसमें 1000-2000 प्लस माइनस हो सकता है कार्गो ऑफिसर में। ठीक है, अगर आप इंडिगो में जाओगे तो भाई वर्स्ट है, कार्गो ऑफिसर में बहुत कम सैलरी इंडिगो देती है, 20,000 से स्टार्टिंग देती है, 20,000, और कुत्ते जैसा काम करवाती है इंडिगो।
अगर आप कहीं दूसरी कंपनी में जाओगे तो 20-25 हजार से आपको स्टार्टिंग मिल जाएगा फ्रेशर करके। अगर आप कोई बड़े मतलब मानो छोटा छोटा होगा, अगर इंडिगो से आपने ज्वाइन किया, मेरा एक दोस्त वहां पे काम कर रहा था भाई, उसको काट कूट के 20 हजार ही सैलरी आती थी, लेकिन उसने क्या किया, वहां पे एक्सपीरियंस लिया, वहां पे एक्सपीरियंस लिया और दूसरे लॉजिस्टिक कंपनी में उसने ज्वाइन किया, वहां पे उसको अभी डबल सैलरी है। ये बात समझ में आई आपको? वहां पे उसको डबल सैलरी मिल रही है, आराम से मिल रही है। तो एक्सपीरियंस काउंट होता है। अगर आप वही इंटरनेशनल एयरलाइन में जाओगे, जैसे कि भाई ब्रिटिश एयरवेज हो गया, उसके बाद इथोपियन एयरवेज, कतार एयरवेज, उसमें आपको आराम से 70 से 80 हजार रुपए सैलरी आराम से मिल जाएगी, अगर आपके पास कार्गो हैंडलिंग का एक्सपीरियंस है तो। सैलरी उसमें ग्रोथ भी बहुत अच्छी है गाइज, इंटरनेशनली भी बहुत उसकी डिमांड है कि भाई कार्गो का जो ऑपरेशन है वो बहुत लोगों को नॉलेज नहीं रहता है, तो एयरलाइन ढूंढते रहते हैं जिसके पास नॉलेज हो ऐसा बंदा। ठीक है, तो आप आराम से इसमें आंखें बंद करके करियर बना सकते हो। बात समझ में आई? ठीक है, ये होगा, हमने देखा कि भाई मेडिकल सॉरी रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कार्गो क्या होता है, उसके बाद हमने देखा डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद मेडिकल प्रोसेस, हायरिंग प्रोसेस और एक्चुअल वर्क, और उसके बाद हमने देखा सैलरी भी। अगर ये सब होने के बाद भी अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन वाले वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको भी मतलब एयरलाइंस और एविएशन में या फिर एयरपोर्ट में काम करना है तो आप मेरी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको पूरे इंडिया में इतने सस्ती एकेडमी, मोस्ट अफोर्डेबल एकेडमी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, जहां पे आपको 600 रुपीज में 7 डेज फास्ट ट्रैक बैच मिलता है और 5000 रुपीज में 1 मंथ का कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो 5000 रुपीज का है। ठीक है, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो विद इन द 2 मंथ्स। मेरी एक खासियत है गाइज, मेरी एक क्या बोल सकते हो उसको, एक आइडेंटिटी है कि भाई मैं जब बोलता हूँ विद इन 3 मंथ्स आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे बनाए हुए स्ट्रक्चर से, मेरे बनाए हुए प्लान से, अगर आप वो प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो। ऐसी गारंटी कोई भी नहीं देगा। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, तब तक के लिए पूरा सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी बजा देना, ताकि जो आने वाला वीडियो है वो आपको यहाँ पे मिल जाए। अगला वीडियो रहेगा अपना केटरिंग ऑफिसर पे। जो एयरलाइन में केटरिंग ऑफिसर रहता है तो एक्चुअल में काम क्या करता है, उसकी कितनी सैलरी मिलती है, उसके बाद कितनी उसको ग्रोथ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, ये सारी चीजों के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएंगे अगला वाला। तब तक के लिए देखते रहे एविएशन।